अच्छा चले भाई, अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस स्टडी हमारी मई जून की है 2022 की। सबसे पहली चीज, केस स्टडी करते हुए अपने हाथ में पेंसिल रख देना, ठीक है। और मैंने बताया, अच्छा अमूमन टीचर बोलते हैं पहले केस स्टडी पढ़ लो फिर सवाल पढ़ो, लेकिन मैं बोलता हूँ पहले सवाल पढ़ो फिर केस स्टडी पढ़ो, ठीक है। आपके पास केस स्टडी में अगर 8 सवाल आ रहे हैं तो 8 में से पक्का पक्का 5 सवालों के जवाब कंप्लीट कंप्लीट केस स्टडी के अंदर कंप्लीट। एक होता है ड्राइव करना, एक होता है कंप्लीट। 5 दिखेंगे तुम्हें आंसर क्लियरली। तो ये कॉम्प्रिहेंशन है। इंग्लिश पे टीचर कॉम्प्रिहेंशन करते हुए क्या बोलता है, पहले सवाल पढ़ो या पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो, क्या बोलता है? पहले सवाल पढ़ो फिर साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करो। तो आपने भी इधर यही करना है, अपने क्वेश्चन को डिवाइड कर लो दो हिस्सों के अंदर। 8 सवाल है, पहले 4 करेंगे फिर 4 करेंगे, ठीक है ना। साथ साथ केस स्टडी पढ़ेंगे, केस स्टडी में हर चीज मार्क करेंगे। अच्छा, केस स्टडी पढ़ते वक्त एक गलती जो आप लोग करते हैं वो क्या है कि आप लोग जब केस स्टडी पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप लोग का फोकस केस स्टडी पे तो होता है, लेकिन आपका दिमाग वहां प्रेजेंट नहीं होता है, आप बहुत सारी चीजें मिस कर देते हैं। तो कोई चीज मिस नहीं करनी। एक पैराग्राफ पढ़ा नहीं समझ आ रहा, वापसी पढ़ो को, वापसी पढ़ो। तुमने जो केस स्टडी करी वो अच्छी करी है, ठीक है ना। 2-3 गलतियां शायद, लेकिन अच्छा स्कोर किया है। हाँ, आपके के पार्ट्स में 2-3 गलतियां थी, वो डेवलपमेंट कम थी, मुझे लगी कि केस स्टडी से लिंक नहीं है, वो चीज थी। लेकिन आपने गौर से पढ़ना है। देखो, एक होता है पास पेपर का सवाल जो तुम्हें पता है एनएस देखूंगा तो समझ आ जाएगा, आंसर देखूंगा, टीचर का लेक्चर देखूंगा, समझ आ जाएगा। लेकिन जो पेपर में जा रहे हो वहां पर कोई भी आपके पास ऐसी चीज मौजूद नहीं होगी। जो करना है आप अपने रॉ टैलेंट से करना है। तो हर पास पेपर को इस तरह सॉल्व करो कि एमएस मौजूद ही नहीं। और एमएस को देखो, पास पेपर करने के बाद एटलीस्ट आपने 10 पेपर ऐसे करने जो आपने एमएस बाद में देखनी है, पहले नहीं देखनी, ठीक है ना। अंडरस्टैंडेबल है बात यहाँ पर। चले भाई, केस स्टडी पढ़ने वाला हूं, लेकिन मैंने बताया पहले केस स्टडी पढ़ने से पहले क्या करूंगा, क्वेश्चन रीड कर लूंगा। तो मैं सबसे पहले अपने 4 क्वेश्चन रीड करूंगा। ये 4 क्वेश्चन अमूमन कम नंबर के होते हैं और इनके जवाब आपको आपके केस स्टडी के अंदर ही मिलेंगे। सवाल पढ़ते वक्त की टर्म्स को नोट कर लेना। आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर ऑल द क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि तुम याद रख पाओगे। 4 सवाल 2 मिनट में याद करना मुश्किल है, वापसी घूमना पड़ेगा। वापसी घूमने के बाद नजर डायरेक्ट कीवर्ड पे पड़नी चाहिए, इसलिए मार्किंग करना क्या है, जरूरी है। पहला सवाल पढ़ो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बर्ड्स। यानी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ बर्ड्स। आपने नंबर ऑफ बर्ड्स को मार्क कर लिया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई दो इंडिकेटर्स, किस चीज के, लिविंग स्टैंडर्ड्स के 2 इंडिकेटर्स। स्टेट वाई ग्लोबल मार्केट ऑफ ग्रेप्स वाज इन डिसइक्विलिब्रियम। ग्रेप्स क्यों डिसइक्विलिब्रियम में आए। अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट हैं और आपको डिसइक्विलिब्रियम समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने पास डिसइक्विलिब्रियम के ऊपर 2 एरो बना के लिख लें, शॉर्टेज या सरप्लस लिखा हुआ कहीं, ताकि जब मैं केस स्टडी करूं तो मुझे समझ आ जाए यार, अगर शॉर्टेज लिखा है तो भी डिसइक्विलिब्रियम है, अगर सरप्लस लिखा है तो भी क्या हो रहा है, मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई मोर वेल एजुकेटेड वर्कर्स टेंड टू वर्क पास्ट द रिटायरमेंट एज देन लेस एजुकेटेड वर्कर्स। यानी मुझे रीजन ढूंढने। यहां तक मेरी बात क्लियर है, हमने पढ़ा, मार्क किया, हम आगे बढ़ जाएंगे। किस पे बढ़ जाएंगे, केस स्टडी के ऊपर। मैं आ गया ऊपर केस स्टडी पे। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे याद है भाई, बर्थ रेट ढूंढना है, ठीक है। केस स्टडी पे आ जाऊंगा। अच्छा, रीड द सोर्स मटेरियल केयरफुली बिफोर आंसरिंग क्वेश्चन 1। सोर्स मटेरियल किसका है, सिप्रस का है, कंट्री सिप्रस है। सिप्रस फैक्ट फाइल क्या कहती है, सिप्रस की फैक्ट फाइल। वालेकुम सलाम। सिप्रस की फैक्ट फाइल का कुछ डेटा दिया हुआ है मुझे, और उस डेटा के हिसाब से मुझे क्या ढूंढना है, बर्थ रेट ढूंढनी है। मुझे क्या ढूंढनी है, बर्थ रेट, ठीक है ना। अब याद रखना कि मैं आगे जा रहा हूं अपनी केस स्टडी के ऊपर, मैं आगे पढ़ रहा हूं। सिप्रस इज अ स्मॉल कंट्री व्हिच हैड अ रिलेटिवली हाई एचडीआई रैंकिंग इन 2019। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर देखना है कि ऊपर अपना बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी से बर्थ रेट निकल सकता है। मैंने बोला नहीं यार, इसके साथ कुछ दिया हुआ होना चाहिए। जीडीपी पर हेड से भी नहीं निकल सकता। पॉपुलेशन और बर्थ रेट पर 1000 को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, बर्थ बर्थ रेट निकाल सकता हूं, ठीक है। अब मसला ये है कि उसने मुझे बर्थ रेट दिया हुआ है क्या, पर 1000। तो पहले मुझे अपने पॉपुलेशन को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें, पर 1000 में। एक गलती बच्चा करता है, क्या करता है, 2015 का ढूंढ देता है। उसने सवाल में बोला है, क्या बोला सवाल में, 2019 का ढूंढो। तो मैं किसका ढूंढूंगा, 2019 का ढूंढूंगा। मैं 2015 पे मूव नहीं करूंगा। अंडरस्टैंडेबल है बात, यहां तक समझ आ रही है, ठीक है। 2019 का ढूंढना है। अच्छा, ये पॉपुलेशन पूरी है, मुझे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर, पर 1000 के अंदर। पर 1000 के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, 1200, अच्छा 12 लाख है, इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से। 3030 कैंसिल, यानी पर 1000 पॉपुलेशन कितनी आ गई, 1200।
आ गई 1200 पॉपुलेशन मेरी पर 1000 पे बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं? 1200 मेरे पास 1000 के सेट बने हुए हैं, हर सेट के अंदर 10.2 किड्स पैदा हो रहे हैं, तो क्या इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर नहीं आ जाएगा? बाद में हम एमएस से चेक करेंगे हमने गलत किया सही किया, लेकिन अभी हम इसको ये करेंगे कैलकुलेटर में जल्दी। 1200 into 10.2 इज व्हाट? 12240, यही आ रहा है ना? चले भाई, सबका यही आ रहा है ना? चले आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। नेक्स्ट मुझे याद है, मुझे सवाल ने क्या पूछा था? दो इंडिकेटर्स बता दो किसके? लिविंग स्टैंडर्ड के। अभी तक मुझे दूसरा सवाल याद है, तो आपको भी याद होना चाहिए जब आप पढ़ेंगे। तो दो लिविंग स्टैंडर्ड्स के मुझे बोल रहा है भाई दो कंपोनेंट्स बता दो, दो इंडिकेटर्स बता दो। अब क्या मुझे अपने टेबल में ही दो इंडिकेटर्स नहीं दिख रहे? कौन सा? एक्सीलेंट, जीडीपी पर हेड और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मुझे कहीं आगे जाने की जरूरत है? मुझे दो मिले, मैंने दो लिखे, मैं आगे बढ़ गया, खत्म बात। पार्ट बी का ये आंसर है मेरे पास, है ना? नहीं, आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? लिखो तक आगे बढ़ो। स्टेट, आइडेंटिफाई, लिस्ट, ये टर्म्स आए तो सिर्फ लिख के आगे बढ़ो, खत्म बात। हाँ, वन वर्ड कॉमा डाल के लिखो, या इतना लिख दो, टू इंडिकेटर्स मेंशन्ड इन द केस स्टडी अबव इज जरूरत ही नहीं है, वो मार्क्स ही तुम बस पे दे रहा है, तो क्यों इतनी लंबी करनी है? पार्ट बी डालो, तक लिखो, जीडी पर है, लाइफ एक्सपीरियंस। याद रखना इको के पेपर में ऐसे टाइम कम है। अगर आपको चीजें आती है तो आपका टाइम बहुत है, अगर चीजें नहीं आती तो टाइम कम है। और अमूमन तौर पर जब आप जाएंगे तो एक आध सवाल ऐसा होगा, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल है, एक चॉइस है। पहले हमारे टाइम पे बड़ा मजा आता था, 6 सवाल होते थे, 3 करने होते थे ना, हम तो फुल चिल 3 करने, हम तो मैक्रो भी ना पढ़ के जाए तो भी पेपर हो जाए, ठीक है ना? हाँ, अभी 4 है और 3 करने हैं। एक आध मतलब हमारे यहाँ पे छूट थी, जैसे हिस्ट्री में पहले कैसे छूट थी, सोर्स नहीं आता था तो लोग 2 सेक्शन करके जाते थे। हमारे टाइम में पहली मतलब चेंज हुआ तो सोर्स आ रहा, तीनों सेक्शन करके जाने मरी गया, ठीक है ना? इसके बाद में हमने देखा कि भाई वो इको का भी सिलेबस चेंज किया, ठीक है ना? खैर चलें आगे पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखो मैं पढ़ता किस तरह हूं, तो तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है मार्किंग करनी है, ठीक है ना? चलें, तीसरा सवाल किसी को याद है क्या? डिसइक्विलिब्रियम वाला मैं समझा भी रहा था, शॉर्टेज सरफेस वाली। तो अपने पास जब तुम मार्क करके लिखोगे ना क्वेश्चन के ऊपर, तो क्या होगा, चीजें याद रह जाएंगी। अब क्या होगा, मुझे वापसी पेज घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेज घुमाना आसान है, देखो टैबलेट ऊपर नीचे करना मुश्किल होता है, लेकिन जब पेपर में आते तो आसान होता है। बिल्कुल आपको एक पेज टर्न करना, सवाल लिखना, आना है वापसी, ठीक है ना? एक मिनट में चार्जर कनेक्ट कर लूं, वरना बंद हो जाएगा। चार्जर कनेक्ट करना भाई, एक मिनट इंतजार करेंगे। हाँ हाँ, तो अगर मैं x अपॉन पॉपुलेशन को 100 करूं और अगर वेट लिखूं और डिवाइड बाय 100 कैसे करूं? देखो पर 1000 का दिया है, अब वो पर 1000 में नहीं दिया हुआ था बर्थ रेट, तो तुम्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन बर्थ रेट जो था पर 1000 के हिसाब से होगा कि 1000 लोग हैं इस सेट के अंदर, उस सेट पर उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर 1000 लोगों पे 10 बच्चे पैदा होते, 10.2 बच्चे पैदा होते, ठीक है? लेकिन हम मसला ये पॉपुलेशन से क्या कभी पर 1000 दी होती है? पहले फिनोमेना ये कि पर 1000 उसको कन्वर्ट करो, ठीक है ना? या ये भी हो सकता है कि तुम्हें जो इसमें बर्थ रेट दिया हुआ था, तुम क्या करती, तुम उस बर्थ रेट को, अल्लाह भला करे तुम्हारा, तुम उस बर्थ रेट को कन्वर्ट कर देती पर पर्सन का, और फिर पर पर्सन पे कन्वर्ट करने के बाद इसको 12 लाख से मल्टीप्लाई कर देती, तो भी आंसर सेम आता है। अब तुम करके देखो, इसको करके देखो, इस तरह करो कि 10.2 को डिवाइड करो 1000 से, हाँ ना? देखो इसको इस तरह करो ना, मैथ्स में याद है वो करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, सरसाया बोलते होंगे यार ये इलाज है, हर क्वेश्चन का इलाज है, हर फॉर्मूला से ही बनता है ना? सरसाया ने बताया भी होगा। तो ये समझ लो कि 10.2 बच्चे आ रहे 1000 पर, तो एक बंदे पर कितने बच्चे पैदा होंगे? x, है ना? ये चीज देखो, ये अभी हम लोग कोर्स अपनी केस स्टडी को स्टॉप करें, ये इसको कॉन्सेप्ट देने के लिए, ठीक है ना? ये थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जिसको नहीं समझ आया वो छोड़ दे, ठीक है ना? वो वही करे जो मैंने बताया, ठीक है? वो अपने दिमागों में डालेंगे बात। ये जो नीचे बर्थ रेट पर 1000 कहने का मकसद क्या है इसका? ये कह रहा है
10.2 बच्चे आते हैं दुनिया में हर 1000 बंदे पर। तो मैं ढूंढ लूं कि भाई एक बंदे के ऊपर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 into 10.2 is 10.2, x into 1000 is 1000x, x यहीं पे रह जाएगा, 1000 मात्रा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कितना आया x 0.0102 0.0102, यानी हर एक बंदे पर इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं। सिप्रस से बंदे कितने 2019 में 12 लाख बंदे। अब इस अमाउंट को 12 लाख से मल्टीप्लाई कर लो। तो बात एक ही है, कान इधर से पकड़ोगी उधर से पकड़ोगी, लैंड अप एट द सेम प्लेस। ये कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्लास में हूँ। हाँ बोलो 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 बोलो। अच्छा, ये अच्छा आया था, सुना है सेम आया था, बहुत शुगर केन वगैरह दिया हुआ था। हाँ 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 हाँ, लाइमस्टोन जिप्सम कल का आया था। चलो गुड है। अच्छा चलो चलो, बाद में बात करते हैं। एक काम करो, वॉइस छोड़ दो, फिर मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, ठीक है। चलो गुड है यार, ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। चले भाई, यहां तक बात क्लियर है सबको, दोनों तरीके समझ गई, तो भाई कॉन्सेप्ट समझ गई क्या है, ठीक है। चले भाई आगे आ जाएंगे। अब जरा केस स्टडी को पढ़ने जा रहा हूँ, वो सवाल ऊपर वाले याद रखिएगा, ठीक है ना। एक तो शॉर्टेज एंड सरप्लस वाला सवाल था, और एक गालिबन और सवाल था वो कि आपके पास पेंशन जो रिटायरमेंट एज वाला सवाल, कि भाई क्यों रिटायरमेंट एज के बाद भी सिप्रस के लोगों को रिटायरमेंट देते हो और काम पर रखते हैं, अगर एजुकेटेड हो तो। अगर अनएजुकेटेड हो तो हमारा फायदा नहीं है, ठीक है। चले भाई आ जाएंगे। सिप्रस इज अ स्मॉल कंट्री which had a relatively high HDI ranking। तो अपने पास आपने क्या करना है, ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आंसर में काम आएंगी उनको मार्क करते जाना है, ठीक है ना। आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऑफ कोर्स मैंने जरा मार्क किया हुआ है, ठीक है ना। हाई HDI रैंकिंग इन 2019। इट एक्सपोर्ट्स अ रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फ्रूट, फार्मास्यूटिकल्स एंड क्लोथिंग, ठीक है ना। तो आपने ये भी मार्क कर लेना है। वैसे खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन ठीक है भाई मार्क कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट, सिप्रस इंपोर्ट द मेजॉरिटी ऑफ द फूड, यानी मेजॉरिटी ऑफ द फूड इसको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। कंज्यूम्स, इट कंज्यूम्स बट प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ इट्स ओन ग्रेप्स एंड पोटैटोज, यानी ग्रेप्स और पोटैटोज सिप्रस अपने खुद के प्रोड्यूस करता है। इन 2019 द ग्लोबल ग्रेप हार्वेस्ट वाज अफेक्टेड बाय व्हाट, बैड वेदर। जी, डिसइक्विलिब्रियम वाली बात आ गई, उससे आगे बताया भी है। कैसे बताया, देखो, ग्लोबल ग्रेप प्रोडक्शन फेल बाय 35% व्हिच कॉज्ड व्हाट। और जब वो शॉर्टेज की बात करेगा मुझे समझ जाना चाहिए किसकी बात हो गई बेटा, डिसइक्विलिब्रियम की। और जब डिसइक्विलिब्रियम की बात हुई तो क्या मैंने अपना पार्ट सी इधर सॉल्व कर लिया, नहीं कर लिया, है ना। मैं एग्जामिनर को बताऊंगा कि भाई ग्लोबल ग्रेप हार्वेस्ट बैड वेदर की वजह से इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से 35% कमी आई, और 35% कमी आने की वजह से मार्केट में क्या क्रिएट हुई, शॉर्टेज। और जब शॉर्टेज क्रिएट होती है तो मार्केट में डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, विच इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट, डिसइक्विलिब्रियम। लिख लोगे इतना, हाँ? 4 मार्क का नहीं था, 4 मार्क का, 2 मार्क का बेटे, क्या हो गया। हाँ मैं यही सोचूं 4 मार्क का कैसे। चले नेक्स्ट, approximately 14% of Cyprus's labor force is employed in primary sector। अब वो बोल रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ सिप्रस की जो पॉपुलेशन है 14%, सॉरी मेजॉरिटी नहीं, लेबर फोर्स है, वो एम्प्लॉयड कहां पर है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, यानी एग्रीकल्चर के अंदर। उसको जो ऊपर बताया भी है कि भाई एग्रीकल्चर सिप्रस का अच्छा है, लेकिन मेजरली क्या ग्रो करता है, ग्रेप्स एंड पोटैटोज, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ सिप्रस वर्कर्स इज इंक्रीजिंग। एज क्या हो रही है भाई, दिन ब दिन बढ़ रही है। एंड मोर ऑफ देम आर नाउ वर्किंग पास्ट रिटायरमेंट एज। याद है पार्ट डी क्या था, है ना, पास्ट रिटायरमेंट एज। मोर ऑफ द लोग क्यों एजुकेटेड काम कर पाते और अनएजुकेटेड क्यों काम नहीं कर पाते, आगे इसका आंसर भी होगा।
दिस इज पर्टिकुलरली ड्यू टू हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स, और जो क्वालिफाइड होता है वो एजुकेटेड होगा नहीं होगा, वो एजुकेटेड होगा who tend to be what, well paid, healthy, have jobs, and that do not require what, physical strength. 4 मार्क्स का सवाल है, 3 रीजन है, एक्सप्लेन कर दूंगा। कैसे एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बोल रहा हूं मुंह से, सुन लो अभी, समझ लो अभी, बाद में चाहो तो रिकॉर्डिंग से देखकर छाप लेना, ठीक है ना। किस तरीके से, देखे सवाल क्या है, सवाल बोला है एक्सप्लेन, अच्छा उसने 3 भी नहीं बोले, उसने बोले कितने हैं, 2, तो हम क्यों होशियार बने, हमने लिखने ही कितने, 2 रीजन लिखे। Except 2 reasons why more well educated workers tend to work past retirement age than less educated workers। तो मैं ऊपर चले जाऊंगा, मुझे 3 रीजन मिले थे इसके, क्या, वेल पेड होते हैं। मैं वेल पेड को किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा दैट मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड वर्कर्स आर वेल पेड, which gives them what, job satisfaction, keeps them motivated, and even after the retirement age these workers tend to do what, they tend to work, they have the motivation to work, and at very elderly age even they are working in the offices, firms, factories, जो भी। हाँ नहीं ना, केस स्टडी से उठाऊंगा, तो केस स्टडी में हाँ वेल पेड को लिविंग स्टैंडर्ड से बिल्कुल बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो, शाबाश, एक्सीलेंट, जॉब सेटिस्फैक्शन प्लस लिविंग स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल फ्रीडम, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं तो एक रीजन समझा दिया, 3-4 लाइन में आपने ये लिखा। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, आप हेल्दी के बारे में लिखोगे। हाँ नहीं नहीं, ये जो एक्सप्लेन तो तुम खुद ही करोगे ना, तो ओल्ड वर्ड में ही है ये। तुम्हें केस स्टडी का मतलब ये होता है कि वो तुम्हें डायरेक्शन दे देता है जिसके बारे में, तो तुम 3 पैराग्राफ बना सकते हो, लेकिन तुम्हें कितने बनाने पेपर में, 2, तो तुम इनमें से कोई भी 3 में से 2 ऑप्शन चूज करो, लिख लो उसके बारे में जिस पे तुम्हारे को डेवलपमेंट हो। समझ रहे हो बात को मेरी, वन वर्ड आंसर को तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है, आइडेंटिफाई को तुम्हें कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन एक्सप्लेन वाले को तो खुद लिखना है भाई, और डिटेल बनाना, जैसे उसने लिविंग स्टैंडर्ड बताया, तुमने फाइनेंशियल फ्रीडम बताया। अगर मैं नहीं भी बता रहा, तुम्हें आता है चीज, क्योंकि तुम्हारा सोचने का पर्सपेक्टिव भी अलग है, तो तुम लिखो उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज, अगर मैं बात करता हूं हेल्दी की, हेल्दी वर्कर का क्या है, आप बताओगे कि भाई जब लोग वेल पेड होते हैं, उनको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सिप्रेस के लोग वो हेल्दी रहते हैं, जब वो हेल्दी रहेंगे तो वो क्या रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, काम पे आते जाते रहेंगे, और जब काम पे आएंगे, और तो मैं उनको रिटायरमेंट एज के बाद भी क्या कर सकता हूँ, हायर कर सकता हूँ, एम्प्लॉय कर सकता हूँ, जिसकी वजह से वेल एजुकेटेड लोग हेल्दी होते हैं, उनको हेल्थ के बेनिफिट्स पता होते हैं। दे डू नॉट कंज्यूम डीमेरिट गुड्स, दैट कंज्यूम विच गुड्स, मेरिट गुड्स, क्योंकि एजुकेटेड है ना, अवेयरनेस है, इंफॉर्मेशन फेलियर नहीं है। अगर अनएजुकेटेड बंदा तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन फेलियर होगा, वो सिगरेट पिएगा, वो चरसे पिएगा, वो शराब पिएगा। एक एजुकेटेड बंदा कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ पिएगा, ओकेजनली पीना अलग बात होती है, सिगरेट की बात करना, तुम्हारी बात नहीं करना, ओकेजनली वाइन पी ली, ये पी लिया, अलग बात, ठीक है ना। तो आप इसको कंपेयर करोगे, मेरिट गुड्स डीमेरिट गुड्स डाल दिया, फिर आप बताओगे किस तरीके से वो एजुकेटेड बंदा हेल्दी रहता है, तभी वो अपनी रिटायरमेंट एज के बाद भी आया, आल्सो द कंपनी इज हायर देम एंड देन दे टेंड टू वर्क। इसमें एक लाइन लिखना मत भूलना, दैट इफ द वर्कर इज एजुकेटेड ही विल रिमेन हेल्दी एंड companies will offer him job even after his retirement age, but if he is not healthy you will not have him, not healthy, unhealthy वाला पर्सपेक्टिव भी दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हो कि एजुकेटेड है तो पैकेज अच्छा मिला, फ्रिंज बेनिफिट्स मिले, उसमें मेडिकल, हाँ फ्रिंज बेनिफिट्स क्या था, नॉन वेज बेनिफिट्स, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट्स मिले, उसमें मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी मिली, उसकी वजह से इसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी सेहत का ध्यान रखा, बैठ के काम करता रहा। अब आगे देखो ना, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट रीजन है हैव जॉब दैट डू नॉट रिक्वायर व्हाट, फिजिकल स्ट्रेंथ। तो फिर आप बताओगे कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, बैठ के काम करते हैं, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, अगर बुढ़े भी हो गए, बुजुर्ग भी हो गए, इफ दे आर एल्डरली दे डू नॉट हैव टू मूव, दे कैन एफिशिएंटली वर्क बीइंग ऑन वन प्लेस, तो हम उनको बाद में भी क्या ऑफर कर सकते हैं, जॉब या पैकेजेस या फॉर्म्स में। अंडरस्टैंडेबल है बात, यहाँ तक सबको डेवलपमेंट क्लियर है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सब जाके
अगर किसी को मेरे साथ अब किसी को मसला नहीं होगा, ठीक है ना, इसको लिखने में। अगर मसला हो तो रिकॉर्डिंग देख लेना और आंसर फॉर्म कर लेना, ठीक है। चले भाई आगे आ जाएंगे। यहाँ पे 4 सवाल कंप्लीट हो गए। कितने बच्चों की ना 4 सवाल हुए, ना आपने एमएस देखी ना मैंने एमएस देखी, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, सिंपली बैठ के 4 सवाल किए। सिर्फ क्या करके केस स्टडी पढ़नी है। तो बेड़ा गर्क कब होता है, जब आप सॉल्व करने से पहले एमएस पढ़ ले। एमएस पढ़े, एमएस इज वेरी बेनिफिशियल। आखिरी दिन मैं बोलूंगा भी कि पिछले 10 सालों की एमएस बैठ के पढ़ो, मैं बोलूंगा, लेकिन उसकी एक रीजन होगा ना, जब तुम पूरे ट्रेंड हो जाओगे। अभी तुम पूरे ट्रेंड नहीं हो, अभी से पढ़ोगे तो तुम्हें आंसर पता चल गया और टेम्परेरी पता चला। पहले गलती करो, गलती करोगे तो सीखोगे, वरना नहीं सीख पाओगे। ठीक है, मेरी बात अंडरस्टैंडेबल है, क्लियर है। चले भाई ऑनलाइन वालों भाई कोई परेशानी बेटा, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आ रही तो पूछ लो, ठीक है। अच्छा चले भाई आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। मनुष्य यार सारे यार कोई आया नहीं है अभी, सब पेपर देख के सो गए होंगे। चले भाई आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट 4 सवाल करने जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा मैं अगर अपने नेक्स्ट 4 सवाल करता हूं तो मैं उसमें क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सवालों को पढ़ लूंगा। एनालाइज हाउ अ राइज इन अ कंट्रीज रिटायरमेंट एज, रिटायरमेंट एज इज लाइकली टू अफेक्ट व्हाट, गवर्नमेंट्स बजट। यानी आप अगली चीज मुझे क्या ढूंढनी है अपनी केस स्टडी में, क्या क्या उससे कोई ऐसे पॉइंट दिए हैं कि जिससे मुझे ये पता चले कि रिटायरमेंट की एज जब लाइटली इंक्रीज हो जाएगी तो गवर्नमेंट बजट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट बजट क्या हो सकता है, या तो डेफिसिट हो सकता है या तो सरप्लस हो सकता है। तो आपको अगर नहीं याद रहता तो आप अपने पास बजट के ऊपर ये बना दें, ताकि आप जब केस स्टडी पढ़ रहे हो तो आप उसके रीजन ऑलरेडी दिमाग में बनाना शुरू कर दें। तो आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, इसके बारे में लिख सकते हैं। आप इधर लिख सकते हैं क्या, आप इधर लिख सकते हैं कि भाई डेफिसिट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है, ठीक है। अब अमूमन तौर पर लोग ये है, अगर एक अक्लमंद बच्चा होगा, एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा, आप टाइम जाया नहीं करेगा पेपर में, वो उसको पढ़ के ही समझ जाएगा कि सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। उसको है ना पढ़ के, और जिसको पढ़ के समझ आ गया ना वो ए लेवल में ईगो ले रहे। अगर पढ़ के समझ ना आए और 5 से 10 मिनट लगाने पड़े तो भी ले लीजिएगा। और अगर पूरे पेपर में समझ ना आए और बस ऊपर केस स्टडी में डिपेंडेंट हो तो भाई लेते तो सोचना है, ठीक है ना। वो नहीं बोल रहा, लेकिन मैं समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। अभी मैं 15-20 केस स्टडी कराऊंगा, फिर आप एक खुद करेंगे मेरे मॉक में जो अलग होगी, जो शायद पॉसिबल में भी ना हो, ठीक है ना। फिर उसमें पता चलेगा क्या करना है, ठीक है ना। क्या फर्स्ट मॉक थर्सडे को रखा है मैंने, लेकिन मैं सैटरडे को भी रख सकता हूँ, क्योंकि जो वर्कशॉप के डेज हैं वो सिर्फ रिविजन डेज हैं। बाकी ऐसा नहीं, बाकी दिन मैं क्लास नहीं रखूंगा, मैं तो रोज ही क्लास लूंगा ना, ठीक है ना। अब तो तुम्हारा और मेरा साथ लंबा है। अब जैसे मैंने पीएचडी वालों को दिया टाइम, अब तुम देखोगे तुम्हें टाइम मिलेगा, और जितना तक तुम्हें टाइम मिलेगा ना उतना शायद किसी को दिया भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा और मेरा साथ 6 जून तक है, ठीक है ना। P1 तो इंशाल्लाह आप जाएंगे तो आप बोलेंगे सर 28 और 29 तो आएंगे 30 में से, इंशाल्लाह 45-40 पेपर करने के बाद ये तो बोलोगे। हाँ P1 मैं तभी बोल रहा हूँ, सबर रखो, सब्र मिनल्लाहि ताला, सबर रखो, सब होगा, लेकिन उसके वक्त पर होगा। अभी तुम लोग खुद मैथ में फंसे हुए थे, मैं तुम्हें बुलाता, कोई भी नहीं आया देखो किसी क्लास में, कोई आया, 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए, 10 बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए, मेरे को खुद मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। आज कुछ लोग आए, डिस्कशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मेरा इनिशिएटिव भी ज्यादा है, तो मेरे लिए मोटिवेशन होती है जब लोग आते हैं। अब देखो आधे ज्यादा लोग भी बैठे हैं, मेरी भी फिर चल रही है मैथ खत्म। हाँ हाँ जुबेर, इंसान का बच्चा बन जा, तेरा जो मैथ्स में हाल हुआ ना बेटा। अरे ऐसे नहीं बोलो, ठीक है चलो भाई, चलो अभी अभी टाइम जारी करेंगे, टाइम जारी करेंगे बेटा। हाँ आ सकते, केस से कैसे लिंक करेंगे, आपको अगर फिगर्स केस से मिले तो फिगर्स उठा लो। अगर आपको उसने जैसे शॉर्टेज लिख दिया, अब क्या करूंगा, शॉर्टेज का डायग्राम बनेगा, लेकिन क्या सप्लाई कम होगी या डिमांड बढ़ेगी, केस पे डिपेंड क्या करता है, ग्रेव कम हुए, बैड वेदर इफेक्ट हुआ, सप्लाई कम, तो इधर सप्लाई कम का बनाते, अक्लमंदी, सही है ना। तो इधर डिमांड पे तो कोई नहीं, अगर उसके लगा लिख दिया कंज्यूमर ने ग्रेव खाना बंद कर दिया तो फिर डिमांड पे, ओ कंज्यूमर ने ग्रेव खाना ज्यादा शुरू कर दिया और शॉर्टेज हो गई तो फिर डिमांड बढ़ जाता है और शॉर्टेज शो करते हैं, ठीक है ना। चले भाई
एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट्स एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप पूछा मुझसे। हेलो बेटा, इधर फोकस। हाँ, नेक्स्ट, discuss whether or not after 2019 Cyprus production possibility curve is likely to move towards shift towards right। अच्छा, अमूमन जो आपके जो सवाल होते हैं ना, वो केस से कम रिलेटेड होते हैं और आपकी थिंकिंग से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, लेकिन मैं भी आपको समझाऊंगा कि पूरा का पूरा आंसर है ना, मैं आपको केस से निकाल के दूंगा। मैं आपको समझाऊंगा किस तरह, ठीक है ना। Discuss whether or not adopting capital intensive production will benefit consumers। सिंपल है, आ जाऊंगा ऊपर। सबसे पहले मुझे बजट डेफिसिट सरप्लस वाली बात, अब देखो मैं भूला नहीं, लिखूंगा तो भूलूंगा नहीं। जब मैंने लिखा क्वेश्चन में डेफिसिट सरप्लस लिख दिया, मैं भूलूंगा नहीं अब, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ूंगा अपनी केस स्टडी को। फर्स्ट पैराग्राफ हो गया है, the rise in life expectancy and increase in cost of providing state pension। तो बोल रहा है भाई, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग स्टेट पेंशन बढ़ता है, तो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना क्या है, सजेस्ट राइज इन रिटायरमेंट एज एंड सच अ चेंज वुड हैव एन इंपैक्ट ऑन गवर्नमेंट्स व्हाट बजट बैलेंस। इन 2019 द सिप्रियट गवर्नमेंट हैड अ बजट व्हाट, ठीक है, मैंने मार्क कर लिया भाई, सरप्लस आ गया, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट सिप्रस हैड अ डेफिसिट ऑन द करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का सवाल ही नहीं था। द साइज ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स इन्फ्लेशन रेट। फिगर 1.1 शोज द सिलेक्टेड कंट्री इन्फ्लेशन रेट्स परसेंटेज एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ठीक है। अब सिंपल बात ये है कि उसने बोल दिया बजट सरप्लस तो हो रहा है, लेकिन क्या उसने मुझे रीजन बनाया है? अब मुझे कोहेरेंट एनालिसिस करना। कोहेरेंट एनालिसिस मतलब अभी तक मैंने जितनी केस स्टडी पढ़ी है उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन मुझे सिप्रस दिखना चाहिए, उसकी बेसिस पर तुम्हें क्या चेंजेस नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से बताना। अब मेरे पास ऑप्शन क्या दिया एग्जामिनर ने बोला भाई पेंशन की एज राइज होती है बेटा, पेंशन की एज राइज होती है, तो मुझे बताओ बजट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब मुझे समझ आ गया कि भाई बजट तो किसमें जा रहा है, सरप्लस में, लेकिन उससे मुझसे पूछा ही नहीं। उससे मुझसे पूछा कैसे इफेक्ट आ रहा है, यानी चेन बनानी पड़ेगी कि पेंशन की एज बढ़ने से हुआ क्या जिसकी वजह से बजट सरप्लस में आ गया। अब बजट सरप्लस में आता कब है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। सब मूव करेंगे फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, और फिस्कल पॉलिसी में कौन सी पॉलिसी देखूंगा, जहां पर आपके पास गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा हो और स्पेंडिंग पार्शियली कम हो रही हो, ठीक है ना। लेकिन मसला नहीं है, अगर इसका आपको लगता है रिटायरमेंट एज का इफेक्ट स्पेंडिंग पे भी पड़ता है तो आप वो भी बताओगे, क्योंकि उसने आपको नीचे स्पेसिफाई तो नहीं किया कि सिर्फ सरप्लस के बारे में बताना। उसने क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाई किया है, उसने बोला यार बजट के ऊपर टोटल क्या इफेक्ट पड़ता है वो बता दो, ठीक है ना। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जब पेंशन राइज होगी, अब पेंशन रिटायरमेंट एज राइज होगी, सॉरी 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 पेंशन राइज रिटायरमेंट एज बढ़ गई। अब पीछे 55 साल का था, रिटायर हुआ था, 60 साल का हो गया, काम कर रहा है। जब ये इतना ज्यादा काम करेगा तो क्या गवर्नमेंट को इसको पेंशन देनी पड़ेगी? गवर्नमेंट इसको पेंशन नहीं दे रही, यानी गवर्नमेंट का खर्चा नहीं हो रहा। अब गवर्नमेंट जो खर्चा पहले अभिषेक ने करने का सोच रही थी उसकी पेंशन पर, वही खर्चा अब दूसरी कॉस्ट पे कर देगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो दूसरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी कि एक तो उसको पेंशन देते, वो तो अब हो नहीं रहा, तो पार्क बना सकती है, एजुकेशन फैसिलिटीज बना सकती है, हेल्थ केयर बना सकती है। एक जगह लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कोहेरेंट एनालिसिस करना आ जाए, ठीक है। कितने मार्क का सवाल था वो भी देख लेंगे। देखो 4 मार्क का सवाल है, यानी 2 चीजें बतानी मुझे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा कि जब मेरी, ये कौन सा पार्ट है हमारा, ई है, जब मेरी रिटायरमेंट की एज बढ़ती है तो जाहिर सी बात है पीपल वर्क फॉर लॉन्गर ईयर्स। तो इन टर्न गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की पेंशन का एक्सपेंस क्या होगा, गवर्नमेंट की पेंशन का एक्सपेंस कम हो जाएगा। जब गवर्नमेंट की पेंशन का एक्सपेंस कम हो जाएगा तो गवर्नमेंट कैन स्पेंड ऑन अदर थिंग्स। तो गवर्नमेंट कैन स्पेंड ऑन अदर
थिंग्स मत लिखना, कोई बेटर टर्म यूज करना। अदर प्रोजेक्ट्स लिख देना यार, ठीक है ना। अदर फैसिलिटीज, अदर प्रोजेक्ट्स मैं लिख दूंगा। एजुकेशन मैं लिख दूंगा। हेल्थ मैं लिख दूंगा। पार्क, पार्क पे खर्चा हो सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल है बात यहाँ पे। अनएम्प्लॉयड बेनिफिट्स नहीं लिखना, वरना वो उसके साथ कॉन्ट्रास्ट कर जाएगा, लेकिन ठीक है लिख सकते हो, ठीक है ना। बेटर ये है कि ऐसी फैसिलिटीज के बारे में लिखना जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ना हो, क्योंकि एज फैक्टर वही आ रहा है ना, ठीक है ना। तो उसके कुछ बियॉन्ड बात करना। अब दूसरा मसला, सर ये तो स्पेंडिंग की बात हो गई, अब एक रीजन ऐसा करते हैं इसमें रेवेन्यू पे इफेक्ट करो। अब मेरी एक बात सुनो, जब आप बूढ़ों से भी काम कराओगे तो क्या वो इनकम कमाएंगे? और इनकम पे क्या लगता है? डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम पे जब डायरेक्ट टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट कमाएगी, यानी टैक्स रेवेन्यू आएगा। जब गवर्नमेंट रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बजट कहाँ जाएगा? सरप्लस। तो मैं लिखूंगा कि जब मेरी यहाँ पर रिटायरमेंट एज, अच्छा रिटायर एज लिखा है, आप रिटायरमेंट एज लिखिएगा, ठीक है ना। असल में यहाँ बैठ के थोड़ा मुझे लिखने में तकलीफ हो रही है। रिटायरमेंट एज बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है। जब इनकम बढ़ती है तो मेरा डायरेक्ट टैक्स आएगा, और जब डायरेक्ट टैक्स आएगा तो लिखूंगा टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा। और इसको कनेक्ट कर दूंगा कि इसकी वजह से बजट क्या हो जाएगा बेटा? सरप्लस। आप इसको एक और जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? आप लिख सकते हैं कि जब इनकम बढ़ेगी रिटायरमेंट रेट से तो आप स्पेंडिंग क्या करेंगे? जब स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ जाएगा। जब आपका इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू, किसका रेवेन्यू? गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनेगा तो क्या होगा? बजट। यहाँ से सबको बात क्लियर है या नहीं है? अंडरस्टैंडेबल है बात? हाँ, जीडीपी से बजट को लिंक कैसे करोगे ये समझाओ। जीडीपी जीडीपी बढ़ेगी मान लिया, इसका बजट से ताल्लुक क्या है? वो मुझे बोला है इफेक्टिंग बजट, क्योंकि जीडीपी का ताल्लुक किससे पढ़ा है हमने? इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो फिर वो सर उसमें कहां से आ जाएगा? तो बहुत लंबी चेन बनानी पड़ेगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लोगों को इनकम मिलेगी, फिर इनकम मिलेगी तो पैसा आएगा, फिर रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा, फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर गवर्नमेंट, बहुत लंबी हो जाएगी। तो बोले डायरेक्ट पेंशन बना, रिटायरमेंट एज बढ़ाने से क्या फर्क पड़ता है? वो एग्रीगेट डिमांड से बजट पे कैसे डिफरेंस आएगा? तो ये हमने वही बनाया है, टैक्सेस की बात की है और इस जगह स्पेंडिंग की बात करी। देखो फिस्कल पॉलिसी सीधा पर्सनल, जब भी मेरे को पूछे बजट तो मेरा दिमाग कहाँ जाना चाहिए? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के दो कंपोनेंट, या तो गवर्नमेंट रेवेन्यू या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग। मैंने स्पेंडिंग की भी बात कर ली, रेवेन्यू की भी बात कर ली, खत्म बात। 4 नंबर लो, घर जाओ। और आपने अच्छी चेन बनाई तो वो आपको एक रीजन पे भी 3 नंबर दे सकता है, इतना उसकी बात छूट जाएगी एग्जाम में। लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करना, आपने 2 ही लिखने हैं, लेकिन ऐसी चेन बनानी है, ठीक है ना। अभी हम बहुत पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह सब पक्के हो जाओगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा ये है कि आप लोग को भी शायद 8 को पेपर है इंग्लिश का ना, ठीक है ना। तो कल भाई क्लास होगी ना लाजमी यार, ठीक है ना। इंग्लिश पेपर का तो इतना इशू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कल मैं एक ही केस स्टडी कराऊंगा, मैं 45 मिनट के लिए बुलाऊंगा, एक केस स्टडी करके गायब, ठीक है ना। हाँ क्यों भाई? यार भाई थोड़ा मेरे पे भी ध्यान खाओ, अभी तो नहीं, 9 के बाद बेटा तुम्हारा टाइम है, जो तुम टाइम बोलोगे उसी पे रख लेंगे। और सर साया का भी भाई, सर साया ने अकाउंटिंग रख दी तो फिर मसले हैं, ठीक है ना। हाँ ये तो है। नेक्स्ट, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन रेट एंड करंट अकाउंट बैलेंसेस। अब मैंने ऊपर एक डायग्राम देखी थी, उससे रिलेशनशिप की बात करके मुझे समझ आ जाना चाहिए भाई वो क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप चेक कर, ठीक है। चले भाई, तो भाई अगर डायग्राम में देखो तो ऑफकोर्स में रिलेशनशिप दिया हुआ है इन्फ्लेशन रेट्स का और करंट अकाउंट बैलेंसेस का। तो सारा जो व्हाइट वाला रीजन है वो करंट अकाउंट बैलेंसेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जो आपके पास अभी रेड मार्क कर लेते हैं, ये सारा रीजन ब्लैक वाला इन्फ्लेशन रेट को, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है। ग्राफ को रीड करते हुए के 4 चीजों का ध्यान रखना। देखो ये 4 चीजें लिखना लाजमी है, देखो 5 नंबर चाहिए ना, है ना, सबको चाहिए। 4 चीजें देख लेना, कौन सी 4 चीजें देखूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू आइडेंटिफाई जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड देखो क्या है,
मैं बता रहा हूं एक्सेप्शन होंगी, लेकिन कोई ना कोई जनरल ट्रेंड होगा। अब मैं इसमें जनरल ट्रेंड ढूंढ के दिखा रहा हूं, देखिएगा जरूर। मुझे तकरीबन 6 नेशन दिए हुए। अगर मैं देखूं सिप्रस को, तो सिप्रस का इन्फ्लेशन रेट बहुत थोड़े से बढ़ा हुआ है, लेकिन उसका करंट अकाउंट बैलेंस बहुत ज्यादा किसमें है, नेगेटिव में। आइसलैंड का पॉजिटिव में है, इन्फ्लेशन भी और पॉजिटिव में, करंट अकाउंट बैलेंस में भी। अब मुझे इससे समझ आता है कि इसमें दो रिलेशनशिप बन सकते हैं सर, एक बन सकता है इनवर्स, एक बन सकता है डायरेक्ट। तो मैंने इसको पढ़ लिया भाई, ओ सॉरी, मैं अपने पास पेंसिल से काम करता रहूंगा एंड तक। मैंने लिखा सर ये तो इनवर्स है, सर ये डायरेक्ट है, सर ये भी इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, सर ये डायरेक्ट है। कॉमन आपको क्या ट्रेंड दिख रहा है? तो सबसे पहले जनरल ट्रेंड लिखेंगे, दैट जनरल ट्रेंड शोन बाय द figure 1.1 is that there is an inverse relation between inflation rates and current account balances, as many countries such as Kenya, Mongolia and Nepal have shown this trend where the inflation rate is quite high when the current account balances is deficit. हाँ, अब किसी ने लिख दिया लो, लो नहीं लिखना भाई, करंट अकाउंट बैलेंसेस के लिए क्या लिखेंगे, डेफिसिट या सरप्लस का टर्म यूज करेंगे। देखो इकोनॉमिकल टर्म्स का यूज करना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने इधर लो लिख दिया तो बाकायदा तौर पर मेरे को लगता है एग्जामिनर ने हमें अपनी एमएस में भी कहीं ना कहीं ये लिखा होगा, मैंने पिछले साल पढ़ाया था मुझे याद है, इस पेपर में तो नहीं, मैं जर्नल बात कर रहा हूँ एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर, तो मना करता है यार कि बजट के मामले में, करंट अकाउंट बैलेंस के मामले में ये हाई लो के टर्म्स इस्तेमाल करो। डेफिसिट बोलो उसको, सरप्लस बोलो, इसको नेगेटिव पॉजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन बेटर क्या है, डेबिट सरप्लस बोलो। अंडरस्टैंडेबल है बात। तो सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर मैंने बात करनी है किस चीज की, जनरल ट्रेंड की। जनरल ट्रेंड की क्या बात करूंगा, कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशन, और इसका सब है कीनिया, मंगोलिया, अच्छा मंगोलिया, सिप्रस है, लेकिन सिप्रस का मैं एक चीज समझाता हूं आपको। अच्छा सिप्रस में देखो, बाकी जितनी इनवर्स रिलेशन वाली कंट्री है इसको सिप्रस से कंपेयर करो, हालांकि आप इसका नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट और करंट अकाउंट बैलेंस देखें, कीनिया और इसका दोनों का डेफिसिट है, लेकिन सिप्रस में इन्फ्लेशन का रेट बहुत कम से बढ़ रहा है, कीनिया का बहुत ज्यादा से बढ़ रहा है, सारी दूसरी कंट्रीज के साथ भी सिमिलर है। तो ऐसी कंट्री जो अक्सर ट्रेंड से थोड़ा सा डिफरेंट दिखे, उसको मैं क्या कहता हूं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को थोड़ी देर साइड में रखते हैं। आपने जनरल ट्रेंड बना दिया, आपने बता दिया करंट अकाउंट बैलेंस से डेफिसिट में है जब इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव से बढ़ रहा है, सही है, ज्यादा से बढ़ रहा है, आपने ये जनरल ट्रेंड बताया। इसके बाद नेक्स्ट चीज आप लिखेंगे हाई के बारे में, हाई, हाई हाई। अब जब भी कोई ग्राफ या कोई डायग्राम पढ़ेंगे आप उसमें हाईएस्ट लोएस्ट दिखता है ना, हाईएस्ट लोएस्ट ट्रेंड दिखता है। अब मुझे बताओ इस डायग्राम में तुम्हें हाईएस्ट लोएस्ट किसमें दिख रहा है, तो आप इसमें एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल द डेटा ऑफ मंगोलिया। अब डेटा पढ़ते हुए सबसे बड़ी गलती कुछ बेवकूफ लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल द डेटा ऑफ मंगोलिया शोज दैट देयर इज अ हाई इन्फ्लेशन रेट बट द बजट इज इन डेफिसिट। ऐसे नहीं देगा मेरा कोई बच्चा, ऐसा नहीं लिख के आया, कैसे लिख के आएंगे, हम उसको फिगर्स देंगे, हम उसके मुंह पे फिगर्स मारेंगे कि ले खुश रहे, जिंदगी को क्या कर, एंजॉय कर। तो आप अगर मंगोलिया देखें तो ये तकरीबन कुछ 5 और 10 के बीच में है, तो 7.5, तो आप इधर लिखें भाई 7.5 है। नहीं 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 नहीं, आपका 5 मार्क का सवाल है बच्चे, तो एक आध भी चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ नहीं, लेकिन जैसे मैंने इधर किया, मेरे को एग्जैक्ट फिगर तो नहीं लिखा है यार, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज। कितना मिनट लगेगा, तो अब 5 देखने गया है, देखो 7.5 मार्क करने में कितना टाइम लगेगा, हमें 3 सेकंड लगे मार्क करने में, 2 लाइनें तो खींचनी है, ठीक है, क्या बात क्या है।
तो आप इधर बताएंगे कि भाई मैं एग्जांपल दे रहा हूं मंगोलिया की, जिसका एक इनवर्स ट्रेंड दिख रहा है जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है 7.5% से, विच इज द हाईएस्ट अमंग द ऑल कंट्री, एंड इट आल्सो हैज द लोएस्ट बजट डेफिसिट विच इज अराउंड हाउ मेनी परसेंट, -16%। ये लिख लिया आपने, डायग्राम गंदी कर दी। इधर आपके 3 से 4 मार्क पक्के हो गए। अब आपने किसके बारे में बताया, एक्सेप्शन के बारे में आपने बताना है। ऑन द अदर हैंड देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ सिप्रस। क्या एक्सेप्शन है सिप्रस की? हाँ आ रहा हूँ। एक मिनट रुक तो जाओ, एक डायरेक्ट हमें ना ऊपर डायरेक्ट लिखा है ना, तो मैं बताऊंगा ना उसके बारे में, जाहिर सी बात है। लोवेस्ट अभी आऊंगा, लोवेस्ट इन द सेंस वो लोवेस्ट नहीं है, आपको दूसरा ट्रेंड बताना पड़ेगा। एक जगह इनवर्स है, दूसरी जगह क्या है, मैं आ रहा हूँ यार, रुको पहले एक्सेप्शन तो बताने दो यार। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है सिप्रस की। आप बात करेंगे दैट सिप्रस हैज a more budget deficit than Kenya, but the inflation rate is lower than Kenya, which shows that there is an exception, or you can also say that Cyprus is not following the journal trend. ठीक है ना? इनवर्स रिलेशन तो है, लेकिन उतना इनवर्स नहीं है जितना दूसरी कंट्रीज दिखा रही है। सही है ना? इट्स एन एक्सेप्शन। आपने एक्सेप्शन बताने के बाद बताना है कि हमारे ग्राफ में हमें दो ऐसी कंट्रीज है जो डायरेक्ट रिलेशनशिप भी शो कर रही हैं। they have a positive inflation rate but their budget is also in surplus। कौन सी कंट्रीज हैं? आप लिखेंगे आइसलैंड के बारे में, आप लिखेंगे स्लोवेनिया के बारे में। अंडरस्टैंडेबल है बात? किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बात? अब ये जो मैंने आपको पूरी प्रेम कथा सुनाई है, ये 8 मार्क की है मिनिमम। आप और डेवलप करेंगे तो हो सकता है 9-10 तक चले जाए। मुझे लेने कितने हैं? तो भाई उतने लिखेगा जितना आपको, अगर आप ज्यादा लिखेंगे तो अच्छी बात है। वैसे इतना लिखने में मुझे 5-7 मिनट लग जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट का मसला होगा, लेकिन मैंने आपको बोला कि आपने अपनी केस स्टडी पे 45 मिनट लगाने, तो 45 मिनट पूरे करके उठिएगा। अगर 45 मिनट में मैं आप पूरी समझा के उठ सकता हूँ तो आप तो आराम से कर सकते थे पेपर में खुद से। ठीक है ना? अंडरस्टैंडेबल है बात? ठीक है। हाँ, एक 135 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट। ये तो होगा और ये होगा, लेकिन इसका बेस्ट तरीका क्या है कि अपने तौर पर प्रैक्टिस करो। देखो मैंने अभी पेपर दिया, इस रूम में कौन ऐसा बच्चा जो करके आया है? अगर आप घर से करके नहीं आ रहे तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करो ना कि यार आपको वो चीज समझ भी आए, क्योंकि unless you're not making mistake, you're not learning anything here। तो मैंने पहले बताया कि मैं ये करूंगा पेपर, तो घर से करके आने का। अब अगले जितने भी पेपर दूं घर से करके आना। अगला हमारा टारगेट है अक्टूबर नवंबर 2022। हम इस तरह पीछे मूव करेंगे, आखिरी दिन में बैठ के 23 के तीनों पेपर करा दूंगा। ठीक है ना? 23 के मैं एंड में कराऊंगा। ठीक है ना? हाँ, दोनों करके आ जाना, या नहीं एक करना भी, क्योंकि इंग्लिश का भी पेपर है ना, तो 22 करना, 22। ठीक है ना? अक्टूबर नवंबर 2022 का 22 वेरिएंट। ठीक है ना? अगली क्लास का होमवर्क। ठीक है ना? अभी हम लोग अगर 20 दिन मिल रहे हैं तो 20 दिन में अगर एक केस स्टडी कराऊं तो मैं 20 केस स्टडीज करा सकता हूं भाई, इतना हमारे अंदर पोटेंशियल है। ठीक है ना? चले भाई। हाँ, ऐसी बात है, लेकिन संडे को सेंटर नहीं खुलेगा यार, तो मुझे एक आध केस स्टडी ऑनलाइन करानी पड़ेगी 2-3। ठीक है? ये मैं कोशिश करूंगा वो खुला हुआ कैमरा वैमरा, मेरा कोशिश पूरी कर सकता हूँ मैं, प्रॉमिस तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर सर साया ने ए लेवल्स के लिए खोला तो मैं खोल लूँ। अब देखते हैं ना, अगर सर साया रखेंगे, ये मसले ही सर साया रखेंगे तो मैं कब रखूंगा, क्योंकि तुम लोग सब सर साया ही कर सकते हो क्या? हाँ ना, लेकिन देखते देखते क्या बोल रहा है भाई, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। क्यों पढ़ाना है तुम्हें भाई? अच्छी बात है भाई, पढ़ाओ भाई, गुड। -7 वेरी इजी मी। सर उनसे बोले कि खोलें, मुझे पढ़ाना है। अच्छा मैं बोलूँ? अस्तगफिरुल्लाह भाई,
रिस्क बहुत होता है, लड़कियां भी होती हैं बेटा। हम अच्छा मैं खुलवा तो लेता हूँ, पता चलता है आते 2 बच्चे हैं। खुद बताओ क्या गुजरती होगी यार। हाँ मैंने तुम्हें दिला दी है, लेकिन आपको बाहर जाके तो मिलेगा। खैर चले यार भाई, अभी तक बात हम लोग को अच्छा होगा, ठीक है? छोड़ दो यार, छोड़ दो, पढ़ ले बेटा। मेरी दूसरी क्लास भी है ना बेटा, उसका थोड़ा ध्यान रखो। फिर नाश्ता बहन, बेटा नाश्ता इंशाल्लाह करते ना एक आध दिन, टेंशन नहीं लेते। यार आप लोग अगर 1 मिनट इंतजार करेंगे, मैंने दौड़ नहीं पड़ी, मैं 4 मिनट जाता हूँ, 2 मिनट बचे हैं, ठीक है? ये सब यहीं पर रखा, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। वो भी पड़ेगी शुक्राना 50 मार्क का रातों राजे की पड़ेगी शायद, कैसा करना है भूल गया ना। आ जा रहे थे क्या पूरा स्विमिंग पूल बना है अब्दुल्ला से, देखा ना आपने? चलो आओ मूसा, और बेस पे लोग खाने मैं आपके टाइम में वही कर रही थी, इंस्पिरेशन नहीं था। आफ्टर जब बोलते हैं 5 मिनट लग जाते हैं, हाइट ही नहीं पड़ेगी वो क्या पीरियड क्यों होता है आंसर 8 10 मुझे नहीं याद, मेरा तो नहीं आ रहा था। नहीं जैसे मतलब नहीं आ क्यों फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी जैसे मतलब नहीं आ मैंने वैसे ही सवाल पता है कल किया था, करवाया। हाँ वही कल ही करवाया था वीकेंड, वो साइमल्टेनियसली करना था। कैसे बुरा हो रहा है मैं लोकेशन भी गलत कर दिया है। responsible for your efforts, not your time. मैंने भी यही सोचा था, बस यही मेरे दिमाग में था। खैर हो गया। पूरी साथ इवन ये सब सीवन से तो बेहतर हुआ है मेरा पेपर। सीवन थोड़ा हुआ है हाँ बिल्कुल ज़्यादा अच्छा है। मैं पीओ लेता हूँ पेपर तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो पहले इंटरेस्ट भी गलत निकाली थी, मैंने सही निकाली उसके कंपाउंड कैसे निकाली। आज का ग्रेड छुट्टी था, वो परसेंटेज वाला बीच में था पहला वाला नहीं पहला नहीं। अच्छा
यार चलो भाई आगे बढ़ाते हैं हम अपना अगले पार्ट्स कर लेते हैं यार, 2 पार्ट्स और बचे हैं, ठीक है। और ये जो 2 पार्ट्स है जो करने वाले हैं, हमने याद नहीं किया मुझे क्या है, ठीक है ना, अब मैं भूल गया। Discuss whether or not after 2019 Cyprus production possibility curve यानी PPC is likely to shift to the right, यानी एक जगह ये होगा कि शिफ्ट होगा, दूसरी जगह ये होगा कि शिफ्ट नहीं होगा। तो भाई मैंने अपना जी वाला क्वेश्चन मार्क कर लिया। हाँ यस, पीपीसी कहाँ मूव करेगा, राइट। और नो का मतलब जाहिर सी बात है कहाँ मूव करेगा, इनवर्ड या सेम रहेगा, सेम भी रह सकता है, ठीक है ना, गाले लेकिन जरूरी नहीं है 4-2 का भी कॉम्बो बन सकता है, डिपेंड करता है रीजंस कितने लिखे हो, ठीक है ना। मैक्सिमम वन साइड पे 4 देना, हो सके तो तुम्हारी एक साइड अच्छी डेवलप हो, उस पे 4 मिल जाए, अगली साइड पे हल्की डेवलप दो तो उस पे 2 मिल जाए, ऐसा वो तुम्हारे लिए सिनेरियो छोड़ता है। यार मेरे हिसाब से ना ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना दोनों साइड पे 2-2 6 मार्क्स थोड़ी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं हो तो 3 जगह मैं प्रेफर नहीं करूंगा, मैं बोलता नहीं हूँ भाई, एग्जाम में तो बोलता है 3 से काम हो जाएगा, एग्जाम में ये बोलता है 1-1 से भी हो जाएगा। अक्सर एमएस देखियो कि एक ही पॉइंट पर उससे 1-1 करके 3 दिए होंगे, ये है ना भाई, मेरे को भरोसा नहीं है उस पर, ठीक है ना। एग्जाम में तो भरोसा ही नहीं करो भाई, ये सब लल्लू पंजू को हायर कर लेते हैं फिर उनको खुद को नहीं पता होता क्या होता है। बिल्कुल सही है, सही बता रहा हूँ, मैथ्स में हाँ मैथ्स का खुला हिसाब किताब है, सही तो चांद तक, वरना बेटा शाम तक रिपोर्ट कार्ड आ जाएगी। नहीं आ जाएगी, नहीं वो बड़े ट्रेंड होते हैं भाई। अच्छा भाई वो भाई इधर कॉन्सेंट्रेट करते। अच्छा अगला सवाल मेरा ये था कि अडॉप्टेड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन विल बेनिफिट होम, विल बेनिफिट द कंज्यूमर्स। अब मैं आगे पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा डेटा बाकी है मेरा, ठीक है। बोला था इंटरेस्ट रेट इन सिप्रस वाज वेरी लो, अब आप माफ कर लीजिएगा कि इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत ज्यादा कम है। इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दिस वुड इन्फ्लुएंस द कंट्रीज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होगी, इंटरेस्ट रेट लो होगा तो बढ़ जाएगी, ज्यादा आएगी। सम ऑफ द कंट्रीज फर्म हैव बिकम मोर कैपिटल इंटेंसिव, यानी ज्यादा फर्म्स कैपिटल से इंटेंसिव हो गई, यानी किसको यूज कर रही है, मशीन्स को। दिस चेंज हैज अफेक्टेड सिप्रस व्हाट, प्रोडक्टिविटी, एंड मे हैव इन्फ्लुएंस्ड द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। क्या इसमें लिखा नेगेटिव, क्या इसमें लिखा पॉजिटिव, या आपकी सोच, आपको जैसे ड्राइव करना आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, टू कंसर्न फॉर द फ्यूचर, हम क्यों ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि उसने लिखा ही है ना बेटा, ऑटोमेटिकली से बोलते हैं नेगेटिव दोनों होगा, तो सही हो गया है, दोनों होगा, दोनों होगा, अभी बताऊंगा, दोनों होगा, टेंशन नहीं लेते, ठीक है। In 2019, two concerns for the future of Cyprus economy were that quality of some of its agricultural land may decline and that some of its top entrepreneurs may migrate। क्या जब मेरी क्वालिटी ऑफ लैंड डिक्लाइन होती है तो क्या रिसोर्सेज कम नहीं होते, जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो पीपीसी क्या होता है, इनवर्स शिफ्ट होता है, यानी मुझे नो का एक रीजन तो मिल गया। अब जैसे ही मिले ना, या तो इसको मार्क करके लिख लो ये जी का आंसर है, या तो क्या करो, जहां पे आंसर अभी हमने जगह बनाएंगे तो हम उधर जाके लिख लेंगे, ठीक है ना। पहली चीज जो मुझे ड्राइव आउट करी मैंने, तो पीपीसी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट की थी, क्या, लैंड की क्वालिटी, आप ऊपर से देख लीजिएगा, मैं अभी इससे इधर आउट लिख के दिखा रहा हूँ, लैंड की क्वालिटी डिक्रीज हुई, जब लैंड की क्वालिटी डिक्रीज होगी तो रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट आएगा, रिसोर्सेज की क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों डिक्रीज होगी। जब ये डिक्रीज होगा तो पीपीसी मूव करेगा कहां पर बेटा, लेफ्ट पर, यानी अवेलेबल रिसोर्सेज क्या होंगे बेटा, कम हो जाएंगे। अंडरस्टैंडेबल है ना बात। नेक्स्ट, क्या उसने बोला मुझे एंटरप्रेन्योर्स बाहर चले जाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स का मतलब कौन, इन्वेस्टर्स, बिजनेस सेट करने वाले लोग, बिजनेस बनाने वाले लोग, जब वो जाएंगे प्रोडक्शन क्या होगी, आउटपुट क्या होगा, जब आउटपुट कम होता है तो पीपीसी का मूव होगा। क्या क्या आपसे बोला, क्यों कम होगी, ज्यादा क्यों होगी,
क्या ज्यादा होगी? देखो क्या, तुम्हें गलत सुना, मैंने बोला डिक्रीज होगी। हाँ, जब इंटरप्रेन्योर बाहर जाएंगे तो बिजनेस वो ला रहे थे, तो अब वो बिजनेस बाहर जा रहा है। तुम्हारा, हाँ, आप लिख लेंगे एंटरप्रेन्योर्स जब आपके पास लीव कर जाएंगे तो इंडस्ट्रीज क्या होंगी बेटा? कम होंगी। ऑटोमेटिकली आउटपुट क्या होगा? कम होगा। तो क्या क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज गिर जाएगा? क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज वुड फॉल। जब ये गिरेगी तो क्या होगा? पीपीसी मूव तो करेगा, लेकिन कहाँ मूव करेगा बेटा? लेफ्ट पर। स्टैंडेबल है बात। कौन सा ईयर है सिप्रस का? क्या आया था 2019 में? बैड वेदर भी आया था, कोविड भी आया था। आप कोहेरेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंगली कोविड-19 भी लिख सकते हैं। बैड वेदर ऊपर सवाल में लिखा था, जिसकी वजह से ग्रेप्स क्या हो गए थे? खराब हो गए थे। आप चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या? थर्ड रीजन। अब जो बता रहा हूं एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है ना, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ लीजिएगा। आपने ऊपर, अब देखो क्या ग्रेप नीचे लिखा हुआ था? नहीं ना, ऊपर लिखा हुआ था ना। तो याद रखना, जितना तुम समझ के पढ़ोगे ना, उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? ईज हो जाएगी। तो ग्रेप मुझे याद रह गया तो मैंने ग्रेप का लिख दिया। ठीक है, मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? ग्रेप। बैड वेदर बेटा कंट्री की इकोनॉमी की बात हो रही है यार, तुम सुनते हो नहीं, फिर आगे आगे खूब सवाल पूछ रहे हो। अब जाकर रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, मेहरबानी तुम्हारी यार। बैड वेदर 35% प्रोडक्शन में क्या आई? कमी आई। इसकी वजह से क्या होगा बेटा? आउटपुट डिक्रीज होगा, जीडीपी डिक्रीज होगी, एंड अल्टीमेटली पीपीसी कहां मूव करेगा बेटा? लेफ्ट पर। यहां तक बात सबको क्लियर है या नहीं है? हाँ, क्या लिख रहे हैं? देख लें भाई, बाद में देखेंगे यार, मेरे पास फजूल चीजों के लिए टाइम नहीं है। फोर्थ नंबर पर लोग कोविड-19 की भी बात कर सकते हैं, और फिफ्थ नंबर पर लोग बात कर सकते हैं। ऊपर देखा आपने, एक और चीज थी। अच्छा एक काम कर, मैं सबको खोल के देता हूँ, सब अपने तौर पर डिसाइड करो कौन सी ऐसी चीजें जो पीपीसी पे इफेक्ट कर रही होगी। अभी पूरी केस स्टडी मेरे साथ ही पड़ी है ना यार। चलो ये बता दूं, ऊपर में से ही है, ठीक है? क्योंकि नीचे वाले पैराग्राफ तो अभी हमने पढ़े ना, वो तो हमें याद होगा। ऊपर वाले भूल गए ना, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, कीवर्ड्स को पढ़ो, देखो क्या ऐसी चीज है। हाँ, HID। HID में क्या? HID नहीं गधे, HDI। देख के भी तू गलत पढ़ रहा है। क्या आदमी है, पजामा है तू। मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ HDI, तो भी तू सही नहीं कर रहा है। मतलब ये तो अपना आलम देखो कि तुम पढ़ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं तुम्हें पढ़ने नहीं आता, तुम पढ़ नहीं रहे हो भाई। हाँ बोलो। सही है, इंपोर्ट किया तो मेरे तो कंट्री के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज होगी। बैड वेदर लिख चुका हूँ, कोविड-19 लिख चुका हूँ। पीपीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलग चीज है, इन्फ्लेशन वगैरह ये वो डेप्रिशिएटिंग, वो अलग चीज है। बर्थ रेट क्या हो रहा है? जब बर्थ रेट डिक्रीज होगा तो आने वाले टाइम में वर्किंग लेबर ज्यादा होगी या कम होगी? जब वर्किंग लेबर कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी क्या होगी? जब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी तो आउटपुट क्या होगा? जब आउटपुट कम होगा तो क्या होगा? पीपीसी विल शिफ्ट टुवर्ड्स। देखो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, अभी भी बता रहा हूं, ये पेपर में एक्स्ट्रा है, मैं छठे रीजन बता रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कितना उससे तुम्हारे लिए अवेलेबिलिटी रखी है कि तुम लोग हो जो पढ़ नहीं पाते, रीड नहीं कर पाते यार। मैं तुम्हें ना टमाटे कराऊंगा पीछे आकर, ठीक है ना? मैं जब बोल रहा हूं ना तो चुप रहो, ठीक है?
हाँ बोलो, पहले इसको बोलने दो यार, ये मेरा दिमाग खा लेगा। हाँ बोलो। कंज्यूमर भी तो कम हो जाएंगे ना। हाँ तो उनको लेबर की बात है, लेबर भी तो आप बाहर भेज दो भाई। पीपीसी का मतलब तो समझो, वो क्वांटिटीज को कंपेयर करता है बेटा, कि तुम्हारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्ट बन रहा है। डिमांड एंड सप्लाई की बात कोई ना कर रहे हैं, पीपीसी की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। यूं उल्टा सी वाला। पहले दिन तू मिस नहीं करना क्लास में, भले बता रहा हूँ, सेक्शन 1 कराऊंगा। हाँ 4 घंटे की। तो आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं किस चीज का, बर्थ रेट का। बर्थ रेट बताएंगे डिक्रीज हुआ, फिर बताएंगे फ्यूचर में लेबर क्या होगी, कम हो जाएगी। फिर बताएंगे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी तो आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होगा तो पीपीसी कहाँ शिफ्ट होगा बेटा, लेफ्ट। हाँ हाँ आफ्टर 2009 मैंने मार्क भी किया हुआ है, मैंने मार्क भी किया हुआ है, ऐसा नहीं मैं मार्क नहीं किया। ठीक है ना बच्चा, चल क्लियर है यहाँ तक बात। अब आ जाए यस पर। ठीक है, चले आई यस पर आएंगे। अच्छा, सब मैं चाहता हूँ मतलब नो अपने पास दोबारा पढ़ ले, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको ये पेपर में नहीं आ रही तो बेटा आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप बैठ के रोते रहिएगा कि यार ये मेरे साथ हुआ क्या, ठीक है ना। नहीं नहीं, अल्लाह ना करेगा। तो इसलिए बोला ना, रोना नहीं है ना, अभी पढ़ लेना, ठीक है, फिर हम यह डिस्कस करते हैं। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे पीपीसी को जब लेफ्ट पर मूव करना है तो क्वालिटी एंड क्वालिटी डिक्रीज होगी, तो हर डिक्रीजन को कंपेयर तो उससे करना है। आप ये लिख सकते हो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, लेकिन असली में तो अनएम्प्लॉयमेंट से, तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं ना। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हो गई इकोनॉमी में तो उससे पीपीसी पे क्या फर्क आएगा। पीपीसी नहीं ना मेरा चंदा, लोग तो काम करना चाह रहे हैं ना, तुम्हारे पास काम देने के लिए नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिसोर्सेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो तो फिर बहुत फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो जाएगी ना, कि रिसोर्स लोग खरीदेंगे नहीं, फिर कम बनेंगे, फिर कम बनेंगे तो आउटपुट नहीं होगा, आउटपुट नहीं होगा। इनडायरेक्टली कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो। हाँ अभी तक मैंने देखा नहीं ना, किसी टीचर ने मुझे सुना। ये तो किसी बहुत एक्सपीरियंस बंदे से सुनना पड़ेगा कि यार इसने कहा हो तो। ठीक है, मैं पूछ लूंगा सर मुनव्वर से या सर गलत से कि यार ऐसा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। हाँ सेक्शन 2 के बताऊंगा मैं एंड में। केस स्टडी का कैसा बता सकता हूँ यार, एक्सपेक्टेड क्या होगा। सेक्शन 2 का, सेक्शन बी मतलब वही 4 सवाल बता दो। हाँ नहीं नहीं, वो टॉपिक वाइज बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा एंड में, टेंशन नहीं लो। चले भाई यस पे। सबसे पहली बात, क्या रिटायरमेंट एज इंक्रीज हुई। रिटायरमेंट एज इंक्रीज हुई, यानी अब जो बुढ़ा काम नहीं कर रहा था वो भी बुढ़ा काम पे जा रहा है, और वो बुढ़ा है वेल एजुकेटेड। और वेल एजुकेटेड बंदा क्या होता है, प्रोडक्टिव होता है, एफिशिएंट होता है। जब प्रोडक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, तो वो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली क्या करेगा, जब वो रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करेगा तो जाहिर सी बात है क्या हुआ, आउटपुट इंक्रीज होगा एंड पीपीसी विल मूव टुवर्ड्स राइट। चले भाई लिख लेंगे अपने पास, रिटायरमेंट एज बड़ी। जब देखो फिर तुम मोबाइल में लग जाते हो, तुम्हें कैसे समझ आएगा, तुम्हें समझ कैसे आएगा। रिटायरमेंट एज इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा बेटा, वेल एजुकेटेड होंगे ये बुजुर्ग, ये प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली बेटा क्वांटिटी एंड क्वालिटी बढ़ जाएगी।
और पीपीसी मूव होगा किस तरह मूव होगा, राइट की तरफ। हमने अभी जब लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे थे हमने उसमें देखा था एक चीज कि इंटरेस्ट रेट लो हो रहा था, इंटरेस्ट रेट लो हुआ था, आगे एग्जामिनर कह रहा था क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। जब इंटरेस्ट रेट लो होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंडस्ट्रीज ज्यादा स्टैब्लिश होंगी, है ना। तो आप लिख सकते हैं इसमें इंटरेस्ट रेट कम हुआ, ऊपर लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ के अंदर, ठीक है ना, सबको याद होगा आई होप। ये देखें इंटरेस्ट रेट वाज वेरी लो, जब इंटरेस्ट रेट हुआ लो तो इन्वेस्टमेंट क्या हुई बेटा, इन्वेस्टमेंट। तो बेटा मेरी तरह बस मार्किंग करके जिंदगी है, मेरे को बहुत आदत है, मतलब बहुत गंदी आदत है, लेकिन आपको उस पर कॉन्सेंट्रेशन लगानी पड़ेगी। इससे बेस्ट तरीका होता है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। होता है कुछ लोगों के साथ नमाज में भी इधर उधर निकल जाते हैं जनरल बात कर रहा हूँ, वो नहीं कह रहा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी बेटा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज प्लस फैक्ट्रीज बढ़ जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आउटपुट इंक्रीज होगा, और जब आउटपुट इंक्रीज होगा तो जीडीपी इंक्रीज होगी, और जब रियल जीडीपी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पीपीसी किस तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ, ठीक है ना। और इसको इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को बता दीजिएगा कि ये एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बड़ी बढ़िया तरीके से काम करेंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपने देखा कि मैंने लिखा ऊपर देखा था हमने कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा, तो मशीनरी इंट्रोड्यूस होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो भी पीपीसी काम मूव करता है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा पार्ट का क्वेश्चन यही तो है, भले मेरे से कंसर्न ही नहीं है, आई डोंट केयर, नो यू शुड नॉट केयर अबाउट दैट। ये तो आपने 10 रीजन बता दिए, थोड़ी ना उन्होंने बोला है कि नहीं लिखना। अच्छा हाँ ना लिखो भाई, अभी मैं तुम्हें ऊपर ग्रेप की एग्जांपल उठा के दे रहा हूँ बैड वेदर वाली। भाई एग्जामिनर को वो चीज दो, कोविड तो लिखा हुआ ही नहीं है पूरे पेपर में, लिखो भाई जो लिख सकते हो लिखो, ये और ये एक्सेप्टेबल होगा। और मैं तुम्हें यकीन से बता रहा हूँ कि एमएस में कोविड-19 हो सकता है लिखा हुआ हो, क्योंकि वो अक्सर ऐसी एग्जाम्पल दे देता है एमएस में, और 10 सालों में तो तुम देखोगे कि ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि वो भाई एमएस एग्जाम्पल देता है कि भाई ये हुआ इसकी वजह से खत्म हुई। अब 2019 का सवाल है, जाहिर सी बात 2019 से सिप्रस कोविड आया तो सिप्रस का अलग थोड़ा दुनिया से। कैपिटल इंटेंसिव तो मशीन्स, और जब मशीन्स बढ़ेंगी तो टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, और जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो क्या होती है, क्वांटिटी एंड आप प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी भी लिख सकते हो, ठीक है ना। क्वालिटी इंक्रीजेस जिससे पीपीसी काम होगा बेटा, राइट। देखो ये तो हो गया, मैंने बहुत कुछ लिखवा लिया, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, एग्जामिनर क्या कह रहा था, एग्जामिनर कहता है कि हेल्दी होंगे वर्कर्स, ज्यादा पे मिलेगी, मोटिवेशन ज्यादा होगी, मैं काम क्या करूंगा, अच्छा करूंगा। मैं हेल्दी हूंगा, तंदुरुस्त हूंगा, फिजिकली फिट हूंगा, मैं क्या करूंगा, काम अच्छा करूंगा, एफिशिएंसी होगी, पीवीसी मूव टुवर्ड्स राइट। सर गवर्नमेंट बजट से भी लिख सकते हैं ना, कैसे समझा दे, मेरे को समझा दे कैसे। सर बजट सरप्लस होगा, हाँ। this may allow government to have government spending may increase, this will lead to government to provide subsidies to firms, this will lead to firms to output बढ़ेगा। बिल्कुल एक्सीलेंटली शाबाश। आप ये भी लिख सकते हो गवर्नमेंट स्पेंड करेगी नए रिसोर्सेज फाइंड करने में, माइनिंग होगी, नया रिसोर्स निकलेगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली द पीपीसी वुड मूव टुवर्ड्स राइट। ऐसे बहुत कनेक्टिविटी बन सकती है। मैंने तो बोला था ना कि अभी इसमें हम वो पॉइंट लिखेंगे तो लोग देख के हंस रहे हैं कि सर यार ये कहां से निकाल रहे हैं, लेकिन निकलेंगे ऐसे पॉइंट, या आपको खुद निकालने, मतलब ये कोई आएगा नहीं आपके लिए करने के लिए, ठीक है ना। चले आखिरी पॉइंट पे आ जाएंगे यार। Discuss whether or not adopting capital intensive production will benefit consumers, ठीक है। वो बोल रहा है भाई कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन हुई तो क्या ये कंज्यूमर को बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। चलो तो भाई मैं पहले अपने पास लिख लूंगा इस साइड पर, क्योंकि हमारे पास जगह कम है, तो हम इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि भाई हम एक जगह लिख देंगे यस कैपिटल इंटेंसिव
क्या सवाल था? Discuss capital intensive production will benefit consumer. कंज्यूमर, तो क्या ये कंज्यूमर को बेनिफिट करेगा? यस। और दूसरे एंड पे क्या लिखूंगा? नो, नहीं करेगा। अब मैं अपनी केस स्टडी से ही अगर डेटा उठाऊं, तो क्या मैंने अपनी केस स्टडी में ये बात पढ़ी थी आपके पास? क्या आपके पास सर्टेनली अच्छा, अब इधर ना हो सकता है कि केस स्टडी में वो चीजें ना हो। अब कैपिटल इंटेंसिव अगर मैंने अपनी फर्म को किया, उसका फायदा क्या है? Product जब मशीन काम करती है तो क्या होगा? less chances of mistakes, so production जो है वो अच्छी क्वालिटी होगी। हालांकि अगर मैं अपने एक मिनट, हालांकि मैं अगर अपनी आखिरी दो पैराग्राफ देखूं, कैपिटल इंटेंसिव से उसने कुछ बहुत ज्यादा कनेक्शन तो नहीं किया था। तो मतलब इधर भी मुझे कोहेरेंट एनालिसिस करना है, यानी कैपिटल इंटेंसिव होने से ऐसा क्या होगा कि कंज्यूमर बेनिफिट करेगा। सबसे पहले जब मशीन माल बनाती है तो मशीन क्या बनाती है? ज्यादा माल बनाती है, कम माल बनाती है? ज्यादा बनाती है। सप्लाई क्या हुई बेटा? सप्लाई के बढ़ने से कंज्यूमर को क्या फायदा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब चाहो प्रोडक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट की मार्केट में कमी नहीं होगी। दूसरे एंड पे आप लिख लेंगे कि इसकी वजह से सरप्लस होगा, और सरप्लस से क्या फायदा होगा? प्राइसेस डिक्रीज हो जाएंगी, और जब प्राइसेस डिक्रीज होती है तो क्या कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं होगा? होगा। नेक्स्ट, कैपिटल इंटेंसिव करने से क्या फायदा होगा कंज्यूमर को? बताएं जी। मैंने अपनी लेबर की जगह मशीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मशीन ज्यादा एक्यूरेट माल बनाती है, लेबर क्वालिटी जो है वो क्वालिटी नहीं। आप लिखेंगे क्या कि ह्यूमन एरर नहीं होगा, तो मुझे क्वालिटी कंसिस्टेंट मिलेगी। क्या मिलेगी? तो मशीन है, मशीन क्या करेगी बेटा? कंसिस्टेंट क्वालिटी बनाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इसमें कोई ह्यूमन एरर, नो ह्यूमन एरर स्लैश फ्लॉज, प्रोडक्ट विल मोस्टली बी सिमिलर। दर्जी कभी ऊपर से नहीं, वो छोटा, कभी जेब ऊपर बना देता है, कभी कुर्ता बड़ा कर देता है, कभी कुर्ता छोटा कर देता है, सारे खुद को नहीं पता, नशे करके कुर्ते बना रहा होता है। अगर यही कुर्ता कल मशीन बनाएगी तो सेम, एक ही जगह सिलाई, एक ही जगह। वो फिटिंग पे नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, लेकिन तुम पहनो मैं पहनूं, स्मॉल साइज दोनों को क्या है? सेम। ठीक है, जोहेल पहने का तो हैंगर लगेगा, लेकिन ठीक है। यही जो तुम पीछे कर रहे हो ना अमान, मैं तुम्हारे बेटा मुंह पे मुक्के मारूंगा बेटा, ठीक है ना? जब आप मशीन से काम कराते हैं तो मशीन एफिशिएंटली काम करती है, और साथ साथ आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करती है? रिड्यूस कर देती है, क्योंकि बल्क में प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना? तो आप लिख सकते हैं कि मशीन्स को लाने से बल्क गुड्स प्रोड्यूस होंगे, तो आप क्या अचीव कर सकते हैं? इकोनॉमीज ऑफ, कंज्यूमर्स का पूछ रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से एवरेज कॉस्ट क्या होगी? जब एवरेज कॉस्ट कम होगी तो कंज्यूमर को क्या मिलेगा? चीप प्राइस से प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बाद में ऊपर मेरी गल तो दी सरप्लस वाली में। अल्लाह हाफिज़ अनस बेटा। हाँ सरप्लस वाली में प्राइस डिक्रीज की बात। अरे तू वो तो दोनों का इम्पैक्ट तो अलग है ना, एक में आउटकम तो एक ही होगा ना, कि कंज्यूमर को बेनिफिट तो सेम है, लेकिन दोनों का रीजन बेनिफिट का तो अलग अलग है ना। उससे रीजन तो पूछ रहा है, उससे मुझसे ये तो ना मुझे अलग अलग बेनिफिट कौन से होंगे, तो ये पूछा बेनिफिट कौन कौन से होंगे। तो बोला कंज्यूमर को बेनिफिट कैसे होंगे, कौन कौन से नहीं, कैसे, हाउ। नो, कैसे बेनिफिट नहीं होगा बेटा? जब मशीन माल बनाती है तो क्या चॉइस होती है? क्यों? क्योंकि आप कस्टमाइजेशन नहीं करा सकते, अपनी मनमानी का प्रोडक्ट नहीं बना सकते। कंसिस्टेंट प्रोडक्ट आएगा, सेम आएगा। भाई इसको डेयरी मिल्क में पिस्ताशियोज खाने, क्या इसको डेयरी मिल्क वाला पिस्ताशियो वाली डेयरी मिल्क दे सकता है? वो बोलेगा भाई ये प्रोडक्ट है हमारा, ये खाना है खाओ, वरना घर जाओ।
अरे ठीक ठाक क्यों देगा, 10 रुपए की चॉकलेट के लिए 50,000 रुपए देगा, फिर भी वो नहीं बनाएगी बेटा। $20 मिलियन। जितनी देर में उसकी चॉकलेट बनाएगी ना, $20 मिलियन। अगर ये ऐसा करेगा तो गधा होगा, अगर करेगा। जहां पर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर सकते हैं वहां पे क्या हो सकता है बेटा, दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी तो हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि मशीन को सेटअप करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, और जब वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिवाइड होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो जाएगा, उसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं आ जाएगा आंसर में कि आपने एक ऊपर पॉइंट लिखा नीचे वही इसी को कॉन्ट्रडिक्ट। बिल्कुल बोलो, दोनों हो सकता है, क्योंकि एग्जाम में बुक में भी क्या है भाई, ये पॉसिबिलिटी है, क्या हो नहीं, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन तो वही हो रहा है ना, प्राइस इंक्रीज कर, प्राइस बढ़ेगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ही कर। मशीन्स एक्सपेंसिव होती हैं, एक्सपेंसिव टू व्हाट बेटा, टू सेटअप। जब बोलूंगा कि मशीन एक्सपेंसिव है सेटअप करने के लिए तो क्या मतलब हुआ इसका, कि आपको डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएंगे। और स्केल हो जाएगा, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस क्या होंगे बेटा, आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसके से क्या होगा बेटा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, अंडरस्टैंड है बात यहाँ तक? किसी को परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ तो पूछ लो। और साथ साथ आप एक और पॉइंट अगर ऐड करना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि भाई मशीनरी को एक तो सेटअप करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है और मेंटेनेंस की भी कॉस्ट बहुत होती है, ऑयल डालना, पेट्रोल डालना, इतने खर्चे कौन संभालेगा, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगेन इंक्रीज, प्राइस अगेन इंक्रीज। ठीक है ना, तो लिख लो। मशीन्स का दूसरा मसला क्या है, एक्सपेंसिव टू मेंटेन, और जब एक्सपेंसिव टू मेंटेन लिखूंगा तो साथ साथ लिख लूंगा क्या, कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और इसको भी अगेन कर लूंगा किससे कनेक्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यहाँ था बेटा, किसी को परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लो। सॉल्यूशन जैसे हमने उस वक्त डीमेरिट गुड और मेरिट गुड की बात करी थी वैसे। चलो भाई, किसी और तस्वीर लेना प्लीज, या पूरी फाइल कैसे ले लूँ, ईमेल बताओ, चलो अभी भेज दो, अभी ले लो वरना बाद में मिलेगी भाई। हाँ रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, तो जरूरत नहीं है ना, फिर तो नहीं सेव करूँ ना। चले भाई, ओके परवा बेटा, कोई मसला हो तो मुझे प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बता देना, ठीक है।